आप सबका इस वीडियो सेशन में हृदय तल की गहराइयों से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्रिक्शन घर्षण की चर्चा करेंगे। घर्षण से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण की अवस्था और सीमांत घर्षण के नियमों की चर्चा की है और घर्षण कोण की भी चर्चा की है। घर्षण कोण के बाद अब जो टॉपिक आज के वीडियो में स्टार्ट होने वाला है वो है आनत तल पर घर्षण, मतलब फ्रिक्शन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। आनत माने झुके हुए, आनत माने झुके हुए तल घर्षण। आपके सामने चित्र में एक झुका हुआ तल दिखाई दे रहा है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो तल है ये थीटा कोण पर झुका है। ऊपर से ये क्या है, थीटा कोण क्षैतिज रेखा के साथ बनाता है और आपके सामने ये ब्लॉक रखा हुआ है, खंड है, किसी भी धातु का टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी मान लीजिए। इसका जो द्रव्यमान है वो m है। अब स्मॉल m मानिए, कैपिटल M मानिए, कोई फर्क नहीं। तो अगर इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया हमने, तो इसका भार जो होगा गुटके का, स्मॉल m द्रव्यमान की वजह से इसका भार जो होगा mg वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। और नीचे की तरफ कैसे कार्य करेगा? परपेंडिकुलरली, माने जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है ये वाला, इस पर अगर इसको आप बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलरली आएगा। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो इस वाले तल पर जो ये तल है इस पर अगर हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट mg क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये आपका mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट mg का इस दिशा में भी वर्क करेगा और उसकी वैल्यू होगी, आप लोगों को वेक्टर वियोजन में यह चीज बताया गया था, mg sin थीटा। अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसमें हमने वेक्टर्स का कंपोनेंट्स में विभाजन बताया था तो उसका लिंक आपको आई बटन में हम दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपका mg sin थीटा हो गया। अब अगर आप यहां पर इसको देखेंगे, इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ड्रा करने पर ये एक वर्ग या आयत ही बनना चाहिए अगर आपके कंपोनेंट्स सही ड्रा हो रहे हैं। देखिए ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये इधर इस तरीके से क्या बन गया, एक रेक्टेंगल शेप आ गया आपके सामने। जो है इसको हम ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगर गुटका नीचे की ओर खिसकेगा, ऑब्वियस है कि गुटका नीचे की ओर खिसकेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो यहां पर गति की विपरीत दिशा में लगेगा और इसका मान क्या होगा, Fs होगा। फ्रिक्शन का मान क्या होगा, Fs होगा। और अविलंब प्रतिक्रिया जो होती है वो सदैव तल पर कार्य करती है। यहां तल ये नहीं है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन है, तो इस तल पर जो अविलंब प्रतिक्रिया कार्य कर रही है उसका नाम क्या होगा, R। R क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया, अंग्रेजी में जिसको हम नॉर्मल रिएक्टेंट कहते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत, सबसे पहले आप लिखिए कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड या गुटखा थीटा कहां से, क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या हो रहा है, लुढ़क
के का। अभी लुढ़का नहीं है, उसको लुढ़काना है। तो इस स्थिति में जब लुढ़केगा तो हम लिखेंगे कि सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था से तात्पर्य है कि गुटका लुढ़कने के लिए क्या है, तैयार है। अभी लुढ़का नहीं है, लुढ़कने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तल के क्षैतिज बलों, तल के क्षैतिज जो बल लग रहे हैं बलों से, तल के क्षैतिज कौन कौन से बल लग रहे हैं, Fs ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये तल के क्षैतिज बल लग रहे हैं, ठीक है। Fs mg sin थीटा के बराबर होगा, गुटका रुका रहेगा, और जैसे ही mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, माने थीटा जैसे बढ़ेगा वैसे mg sin थीटा बढ़ जाएगा, mg तो फिक्स है, तो थीटा को बढ़ा करके हम sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करके गुटके को लुढ़का सकते हैं। फिर देखते हैं तल के समांतर, तो ये क्षैतिज हो गए। अब तल के लंबवत बलों से, तो तल के लंबवत एक बल तो कार्य कर रहा है r ऊपर की ओर, और दूसरा mg cos थीटा कार्य कर रहा है नीचे की ओर। ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये जो है ना तो ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। देखिए भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इसको क्या मान लिया, Fs बराबर mg sin थीटा लिख लिया, इसको 3 नंबर मान लिया। और दूसरी जो समीकरण है आपकी r बराबर, उसको mg क्या मान लिया, cos थीटा, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 4 मान लिया। तो 3/4 से इसको भाग दे दिया, तो mg sin थीटा अपान mg cos थीटा इस साइड में आ गया, और बराबर Fs बाई क्या आ गया, r। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया tan थीटा, tan थीटा आपका बराबर क्या हो गया, Fs बाई r। और आपको पता है Fs बराबर म्यू s इंटू क्या होता है, r होता है, r कैंसिल हो गए, तो ये आपका ये tan थीटा बराबर क्या हो गया, म्यू s हो गया। यही आपने पहले भी पढ़ा था घर्षण कोण की परिभाषा में। जो घर्षण कोण होता है उसकी जो स्पर्शज्या होती है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है। That means the tangent of the angle of a friction, the tangent of the angle of a friction is equal to the coefficient of the friction, is equal to the coefficient of friction। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, देखिए वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में, स्थिर स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वस्तु अगर गति कर रही है तो गति की अवस्था में कार्य करने वाले बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। और गतिज घर्षण बल गति कराने के 2 प्रकार हैं। एक तो आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे ये प्लेन है, इसके ऊपर आपने इस डस्टर पे धक्का लगाया तो डस्टर क्या है, सरक रहा है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि जैसे ये आपका मार्कर है, इसको आप क्या करें, इसको आप ऐसे कर दें, इस पे आप थोड़ा सा इसको स्लोप दें या इसको धक्का मारें, तो ये क्या होगा, ये रोल करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब वस्तु रगड़ करके गति करती है, खिसक कर गति करती है, तो उस अवस्था में कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, जो है सर्पी घर्षण कहते हैं, या उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब वस्तु रोल करती हुई बेलनिक रूप में लुढ़कती हुई जो है आगे बढ़ती है, तो उस अवस्था में कार्य करने वाले घर्षण बल को बेलनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन अंग्रेजी में, या उसको लोटनिक फ्रिक्शन
या लोटनिक घर्षण भी क्या कहा जाता है, हिंदी में बेलनिक या लोटनिक घर्षण, अंग्रेजी में रोलिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। आपको याद ये रखना है कि जो लोटनिक घर्षण होता है या बेलनिक घर्षण होता है उसका मान सदैव क्या होता है, सभी घर्षण बलों के मान से कम होता है। सभी माने स्थैतिक घर्षण बल के मान से भी कम होता है और उसका मान जो होता है किससे, सर्पी घर्षण बल से के मान से भी क्या होता है, कम होता है। देखिए किसी वस्तु को सरकाना जो है, उसको खिसकाना ज्यादा कठिन होता है, उसको लुढ़काना आसान होता है। जैसे गैस सिलेंडर है, उसको अगर जमीन पर खींचना पड़े तो दिस इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस, है ना, लेकिन अगर उसको हम धक्का दे देते हैं वो लुढ़कता चला जाता है। तो धक्का बहुत कम प्रयास में, बहुत कम आयास में, भौतिक विज्ञान की भाषा में वो लुढ़कता हुआ चला जाता है। तो लोटनिक घर्षण बल जो होता है वो सर्पी घर्षण बल से और अन्य जो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल होता है उससे भी कम होता है। इसीलिए वस्तु को लुढ़काना आसान होता है और उसको सरकाना क्या होता है, वो कठिन होता है। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से लोटनिक अथवा बेलनिक घर्षण बल, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, उसको देखते हैं। देखिए सामान्य स्थिति में जब कोई वस्तु स्लाइड करती है, मान लिया ये आपकी साइकिल का पहिया है या किसी गाड़ी का पहिया है, जो भी है, तो ये पहिए का अंदर का ये कुछ हिस्सा इस तरीके से हमने बना दिया। तो ये जब स्लाइड करेगा तो इसका पूरा का पूरा भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और उसकी प्रतिक्रिया r कार्य करती है। तो चूंकि घर्षण बल क्या होता है, Fs बराबर क्या होता है, μs इंटू r होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो जब पहिया मूव करता है, ये आपका पहिया है इस तरीके का, तो ये जब पहिया आपका मूव करेगा तो पहिए का जो भार है, ये सेंटर है, मान लिया पहिए का भार नीचे की ओर mg कार्य करेगा, मगर उसकी प्रतिक्रिया सीधे नहीं कार्य करेगी, क्योंकि पहिया आप हर स्थिति में क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है। उसकी पहिए की प्रतिक्रिया जो होगी वह सदैव त्रिज्यता अंदर की ओर कार्य करेगी। तो इसका जो परिणामी प्रतिक्रिया होती है वो r न होकर के r डैश हो जाती है, और ये r डैश सदैव कुछ न कुछ कम होता है r से, इसलिए Fs डैश इज इक्वल्स टू μs इंटू r डैश हो जाता है। Fs डैश इज लेस देन Fs। माने जो लोटनिक घर्षण बल है ये तो स्थिर अवस्था में है, ये कौन सा घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल इसको कह लीजिए या सर्पी घर्षण कह लीजिए, क्योंकि इसमें पहिया खिसक रहा है। स्थैतिक, अगर इसको आप मान लीजिए कि ये पहिया इस दिशा में सीधे सीधे खिसक रहा, हमने तीर सीधा बनाया तो ये क्या हो गया, सर्पी घर्षण हो गया, ठीक है। और इसमें हमने तीर को तिरछा बना दिया, माने पहिया लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लोटनिक घर्षण हो गया, लोटनिक घर्षण हो गया जो है। तो इस तरीके से आपको ये बता दिया गया। इसमें देखिए बेटा, आपको एक और विशेष बात समझनी है कि वस्तु के लुढ़कने की स्थिति में कार्यरत घर्षण बल, माने लोटनिक घर्षण बल, घर्षण बल को क्या कहते हैं, लोटनिक अथवा इसी को बेलनी बेलनी घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलनी घर्षण बल कहते हैं। इसका मान स्थैतिक घर्षण बल अथवा सर्पी घर्षण बल के मान से कम होता है। बेलनी घर्षण बल जो है वो हमेशा कम होता है, सर्पी घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल के मान क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। लान मूवर को खींचना और ढकेलना, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लान मूवर होता क्या है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसी को हम लान मूवर कहते हैं। लान मूवर से क्या होता है, जो पिचेस होती हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, उनको प्रेस किया जाता है ना। इसको खींचा भी जाता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैच के दौरान जब पिच गीली हो जाती है तो या पिच में दिक्कतें होती हैं, तो उसको कई लोग उसके अंदर खड़े होकर के, कुछ जैसा चित्र में आपने देखा है वैसे उसको खींचते हैं, और कभी कभी स्थिति होती है उसको धक्का भी दिया जाता है। लान मूवर जैसे
जो कूड़ा भरने वाली ठेलिया होती है उसके दो तरीके होते हैं। एक तो उसको या तो धक्का दिया जाए या तो उसके अंदर खड़े होकर के अंदर आकर के उसको खींचा जाए। तो खींचना आसान होता है, ढकेलना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको ये चित्र में एक पहिया दिख रहा हुआ है, ये लान मूवर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है, जिसका केंद्र O है और ये इस दिशा में गति कराना है। इसको हम F बल लगा करके क्या खींचेंगे, पहिए को खींचेंगे। ठीक है, तो पहिया जब खींचा जाएगा तो उसका पहिए का जो केंद्र बिंदु है, जैसे पहिए का बिंदु ये है, तो पहिए का पूरा भार क्या होगा, mg नीचे की ओर कार्य करेगा। और पहिए का भार जब mg नीचे की ओर कार्य करेगा तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये प्रतिक्रिया R कार्य करेगी। इन दोनों को आपको चित्र में बराबर बनाना है, क्योंकि बराबर इसलिए क्योंकि दोनों का परिमाण क्या होता है, वो बराबर होता है। अब इस पर हम F बल लगा करके, कैसे F लगा रहे हैं, माना ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर F बल लगा करके उसको खींचा जा रहा। तो ये देखिए आपने ये F बल लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया F बल लगा करके। तो अगर F बल लगा करके आप जो इसको खींच रहे हैं तो आपका F बल पूरा का पूरा इसको खींचने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो पहिया है उसमें केवल और केवल क्षैतिज गति हो रही है ना, ऊपर तो उठ नहीं रहा। तो आपके द्वारा आरोपित बल का वो घटक जो इसकी गति की दिशा के समांतर होगा, माने यहां पर थीटा कोण ऊपर से दिया है तो इधर जो घटक होगा वो F cos थीटा होगा और इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा होगा। क्या होगा, F sin थीटा होगा। तो इस तरीके से जो आपका बल है, आरोपित बल जो है वो क्या हो गया, उसका जो एक घटक है, यहाँ क्षैतिज घटक कह देंगे तो क्षैतिज घटक तो ऊर्ध्व दिशा में है, और माने F का एक घटक F cos थीटा होगा, इधर वाला क्या होगा, F sin थीटा होगा। और फ्रिक्शन जो है वो कहाँ कार्य करेगा, सदैव और सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इस दिशा में क्या करेगा कार्य, ये घर्षण बल कार्य करेगा। ये क्या होगा आपका Fs होगा, है ना। माने अगर ये पहिया इधर गति करेगा तो इसमें भी अगर हम घर्षण दिखाना चाहें तो ये आपका क्या होगा, घर्षण बल होगा, माने Fs होगा। ठीक है, हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं कि माना कैपिटल F बल लगा, बल ऊर्ध्व से थीटा कोण पर आरोपित कर लान मूवर को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। लान मूवर को खींचा जाता है। लान मूवर को क्या किया जा रहा है, खींचा जाता है। तो देखिए आपकी जो प्रतिक्रिया है, इसको थोड़ा सा और हम चित्र को सही करते हैं। आपकी जो भार की जो प्रतिक्रिया है ये तो ऊपर की ओर कार्य ही करेगी। ठीक है, दोनों को हमें बराबर ही बनाना है। ठीक है, थोड़ा हमने छोटा कर दिया था, इसको और बराबर कर देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इस दिशा में जो घटक हुआ F का वो F cos थीटा हो, सॉरी F sin थीटा हो गया, और इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है F cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, एक वर्ग या आयत की रचना होनी चाहिए, जिससे ये प्रूव होगा कि वेक्टर वियोजन क्या हुआ है, सही से हुआ है। तो ये देखो आयत बना। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें बलों का जो जिसे हम मुक्त पिंड आरेख कहते हैं, मुक्त पिंड आरेख माने उसका बलों का वियोजन देखते हैं। ठीक है, तो बलों के वियोजन के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्व बल, ऊर्ध्व बलों के वियोजन से, ऊर्ध्व बलों का हम वियोजन करते हैं। तो सबसे पहले चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, R ऊपर की ओर कार्य कर रहा है
और एफ कॉस थीटा भी ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और नीचे की ओर का क्या कार्य कर रहा है, mg कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, mg। इस तरीके से इसको आप इन दोनों को आप बराबर मान सकते हैं, या r बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, और आप सबको पता है कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर होता है। म्यू एस क्या है, घर्षण गुणांक है। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे तो Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस, r का मान क्या है, r बराबर mg माइनस एफ कॉस थीटा है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये Fs का वैल्यू आपका आया। ये किसका वैल्यू आ गया, Fs का है। अब हम पर धकेलने की स्थिति की चर्चा करते हैं। अब धकेलने में क्या है, इसको F बल लगा करके धकेला जाएगा। तो धकेलने की स्थिति में आपका जो पहिया है या लाइन मूवर है वो इस दिशा में गति करेगा और इसका हम वियोजन देखते हैं। इस बिंदु को O को, ये तो केंद्र हो गया, mg नीचे की तरफ बाहर कार्य करेगा, इसकी प्रतिक्रिया r डैश ऊपर की ओर कार्य करेगी। और चूंकि जो बल है वो कुछ इस तरीके से आप आरोपित कर रहे हैं, ये आपका बल F है, दिशा के साथ आपने इसका वेक्टर बना दिया नीचे की तरफ। ये ऊर्ध्व से थीटा कोण पर आरोपित हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा लगाया गया बल जो जिसका वियोजन हम यहां से अगर करें तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस F का, ये जो बल F है, इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा। जो कार्य यहां नहीं करेगा, जो ये डॉटेड हमने बनाया, वो कार्य कहां करेगा, इस बिंदु पर करेगा। इस बिंदु पर कुछ इस तरीके से ये कार्य करेगा। देखो ये तीर बन गया, ये F हो गया और ये आपका F है। ठीक है, ये यहाँ डॉटेड ऐसे लाइन बनेगी। तो ये जो हमने थोड़ा सा डार्क करके बना दिया, ये आपका क्या हो गया, F cos थीटा हो गया। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा। तो वो F sin थीटा यहाँ नहीं कार्य करेगा, कहाँ कार्य करेगा, F sin थीटा यहाँ कार्य करेगा। ये हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो सेम उसी तरीके से फिर इसमें भी लिखेंगे कि माना F बल ऊर्ध्व से, क्या लिखेंगे कि माना F बल ऊर्ध्व से थीटा कोण पर आरोपित कर लान मूवर को क्या किया जाता है, ढकेला जाता, लान मूवर को ढकेला जाता है। फिर इसी में हम लिखते हैं कि ऊर्ध्व बलों के वियोजन से, जो उस पे ऊर्ध्व बल लग रहे हैं, ऊर्ध्व बलों के क्या वियोजन से। तो देखिए यहाँ पर बेटा ऊर्ध्व बल 2 लग रहे हैं। हम थोड़ा सा इसके साथ में ये अपना जो F cos थीटा है इसको यहाँ पर ड्रॉ किए दे रहे हैं। तो देखिए mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और F cos थीटा भी इस स्थिति में नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ये क्या होंगे, r डैश के बराबर होंगे और r डैश की हमको ही भी जरूरत पड़ेगी। तो इस स्थिति में जो घर्षण बल कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, घर्षण बल, जिसको हम Fs डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, Fs डैश कहेंगे और इसका मान क्या होगा, म्यू एस इंटू आर डैश के बराबर होगा। देखिए स्थिति वही है, लान मूवर आपका वही है और आपका लान मूवर भी वही है और लान मूवर जिस तल पर है वही है, वो भी वही है, घास भी वही है, या जो भी कंक्रीट होगा, जो भी होगा वही होगा। बदल क्या रहा है, एक स्थिति आपकी खींचने की है और दूसरी धकेलने की है। तो Fs डैश बराबर म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस और आर डैश का मान रख देंगे। हेयर आर डैश इज इक्वल्स टू mg प्लस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये Fs डैश हो जाएगा। देखिए आप दोनों चित्र में देख करके कंपेयर कर लीजिए। एक में mg में कुछ घटाया जा रहा है
जब लान मूवर को खींचा जा रहा है तो आपके द्वारा आरोपित बल का जो कंपोनेंट है F cos थीटा, एक कंपोनेंट वो घटता है और धकेलने पर F cos थीटा क्या होता है, जुड़ता है, जिससे प्रतिक्रिया प्रबल हो जाती है। इसलिए Fs डैश का मान क्या होता है, ज्यादा होता है और Fs क्या होता है, कम होता है। यहां हम लिखेंगे अतः Fs डैश इज ग्रेटर देन F, माने लान मूवर को, भाषा में अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे कि लान मूवर को, क्या लिखेंगे, लान मूवर को खींचने की अपेक्षा जो है ढकेलना कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि धकेलने की स्थिति में जो Fs है, घर्षण बल है, वो ज्यादा है, इसलिए ढकेलना कठिन है। अगर इसी भाषा को हम पलटें तो लान मूवर को ढकेलने की अपेक्षा, अब ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्या होता है, वो सरल होता है या खींचना आसान होता है। तो इस तरीके से ये जो भाषाई रूप में, गणितीय रूप में आपके सामने दो चीजों को प्रस्तुत किया गया। अब हम घर्षण के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों की चर्चा करते हैं। इसमें आप सुनिए और इसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये लिखने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल आवश्यकता नहीं है इसकी। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष क्या है कि घर्षण आवश्यक भी है। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मतलब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, मतलब घर्षण एक आवश्यक बुराई है, मतलब होना भी चाहिए और बहुत अधिक होना नहीं चाहिए। तो पहला, घर्षण की अनुपस्थिति में पैदल चलना असंभव है। अगर घर्षण है तो आप पैदल नहीं चल सकते, घर्षण नहीं है तो आप पैदल नहीं चल सकते, मतलब घर्षण होना चाहिए। ठीक है, जब जैसे आपने देखा होगा जो हिल एरियाज में बर्फ के ऊपर चलना टिपिकल हो जाता है तो उसके बर्फ के ऊपर बालू बिछाई जाती, मतलब छिड़की जाती है, फिर फ्रिक्शन मिलने लगे। घिरनी, पट्टों, क्लचों, ब्रेकों का कार्य घर्षण के बिना असंभव है। घिरनी अगर है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो आपका क्या होगा, वो चलेगी ही नहीं। पट्टे हैं, क्लच हैं, ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स में जो ब्रेक शूज होते हैं उसका फ्रिक्शन खत्म हो जाता है तो ब्रेक्स लगते ही नहीं। तो घिरनी, पट्टे, पट्टे मतलब जो फ्राईव्हील्स के ऊपर पट्टे डाले जाते हैं, फाइन बेल्ट्स जिनको में बोलते हैं, इनका कार्य घर्षण के बिना संभव नहीं है। यदि घर्षण न हो तो दीवार व फर्श के बीच सीढ़ी को तिरछा नहीं खड़ा किया जा सकता। फ्रिक्शन नहीं होगा तो सीढ़ी क्या होगी, जो स्टेयर्स होती वो आपकी लेडर आपकी वो खिसक जाएगी, सरक जाएगी। ठीक है, घर्षण के अभाव में जो है, घर्षण अगर है नहीं है तो पेनों पर, जो पन्नों पर जो हम लोग लिखते हैं पेन से, वो लिखना भी क्या है, असंभव है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मार्कर जो है अपनी इंक को इसके ऊपर बिछा ही नहीं पाएगा, डाल ही नहीं पाएगा, खिसका ही नहीं पाएगा। ठीक है, घर्षण के कारण कील व पेंच उन आवरणों में कसे जाते हैं और स्थिर रह पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो आपका पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, वो रुक ही नहीं पाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसके सकारात्मक पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष ये है कि मशीन जो आयास उत्पन्न करती है, जिसको भौतिक विज्ञान की भाषा में आयास कहते हैं, माने ऊर्जा उत्पन्न करती, बल उत्पन्न करती है, जो मशीन द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग जो है वो घर्षण के कारण ऊष्मा में बदल जाता है। जैसे अगर कोई मशीन है, उसको प्रॉपर्ली चलाया जाता है, उसके जो फाइन बेल्ट्स हैं, क्लचेस हैं, ब्रेक्स हैं, उसमें अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट्स क्रिएट करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, पुलिस हैं, जो पुलिस हैं उसमें अगर प्रॉपर ऑयलिंग नहीं की गई है, ग्रीसिंग नहीं की गई, वो क्या है, जो मशीन आयास उत्पन्न करती है, तो मशीन द्वारा आरोपित बल का बहुत सारा भाग जो होता है वो उन्हीं स्थानों पर व्यय हो जाता है। और वो ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा क्या होती है, उसके फॉर्म में, वो ऊर्जा ऊष्मा के फॉर्म में, गर्माहट के रूप में निकलने लगती। कभी कभी आपने देखा होगा चलते चलते मशीन जो होती है वो बंद हो जाती, चोक हो जाती, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सीज कहते हैं,
सीज हो गई। सीज होने का मतलब क्या है, इतनी उष्मा हो गई कि वो उसकी जो परतें थी, वो जो मशीन का जो वो हिस्सा था वो एकदम चिपक गया। ठीक है, तो घर्षण होना भी चाहिए और इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि आपके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का जो अधिकतम भाग है वो, उसमें ऊर्जा का अधिकतम भाग है वो ऊष्मा माने गर्माहट के रूप में मशीनों को हानि पहुंचाए। घर्षण के कारण मशीनों के कलपुर्जे घिसकर खराब हो जाते हैं। कलपुर्जे मतलब जो उसके एक पार्ट्स होते हैं, ठीक, कल कारखाना कहते हैं और कलपुर्जे कहते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे जो घिरनी होती हैं, जो उसके, जिसको हिंदी में आप कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जो मतलब रैक पिनियन मेथड होता है, जो खांचे, आपने देखा होगा ऐसी घिरनी होती है, एक इधर को मूव करती है, एक इधर, खांचों के द्वारा, जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, खांचों के द्वारा जो मूव करते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो घर्षण के कारण मशीनों का जो अधिक आयास लगाना पड़ता है, अगर घर्षण कम होगा तो मशीनें प्रॉपर वर्क करेंगी, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो मशीनें क्या होंगी, थोड़ी सी जो आयास उत्पन्न करेंगी, जो अपना बल उत्पन्न करेंगी, वो उसी में गर्माहट ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगा। घर्षण को कम करने की विधियां क्या होती हैं, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला तो पॉलिश करके। पॉलिश करने का मतलब यहाँ पेंट करना कतई नहीं है। पॉलिश करने का मतलब है उसकी सतह को रगड़ना। जैसे राइस होता है, चावल बनते हैं तो उसको क्या होता है, रबर के बट्स में रख करके रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर की सतह चिकनी हो जाती है। ठीक, पॉलिश करने का मतलब पेंट करना नहीं, उसकी सरफेस को चिकना करना। दूसरा, स्नेहक का उपयोग करना। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट्स, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब कर देना। और तीसरा, बॉल बेयरिंग का उपयोग करना, जिसको हम बेयरिंग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो सही शब्द नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसमें बॉल माने उसमें छर्रे पड़े होते हैं, और वियरिंग्स कहते हैं, बॉल वियरिंग्स का मतलब वो खुद भुगतान कर लेता। पहिया जब चलता है तो उसमें घिसता कौन है, बेयरिंग्स ही घिसते हैं, वो खुद भुगतते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बॉल वियरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और अगर बर्फ के ऊपर चलना है तो बर्फ के ऊपर घर्षण जो है यहाँ कम नहीं करना है, बर्फ के ऊपर चलने के लिए हमें घर्षण बढ़ाना है, तो घर्षण बढ़ाने की स्थिति में हम रेत का प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।